नमस्कार। अब तक हमने विश्व की कृषि व्यवस्थाओं के बारे में विटलसी द्वारा निर्धारित किए गए कृषि क्षेत्रों का में यायावरी पशुचारण और पशुधन संवर्धन का अध्ययन किया। आज हम स्थानांतरण कृषि जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं स्थानांतरण कृषि की बात करूं तो इसका जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है, जितना कि कृषि खुद का जो इतिहास है वो है। पुरातात्विक प्रमाण और जैसे रेडियो कार्बन डेटिंग जैसे इनके आधार पर यदि हम देखते हैं तो स्थानांतरण कृषि लगभग 8000 ईसा पूर्व नवपाषाणकालीन व्यवस्था में थी और इसने क्रांतिकारी परिवर्तन भी देखे हैं। मनुष्य ने जब से आरंभ हुआ शिकार करके खाद्य सामग्री जुड़े और उसके उपरांत वह जब संग्रह करने हेतु वन वन भटकता रहा, जब शिकारी व संग्रहकर्ता ने आगे बढ़कर प्रागैतिहासिक स्थानांतरण खेती में जुटे किसान ने खाद्य वस्तु का उत्पादन आरंभ कर दिया। हम देखते हैं कि उसने पत्थर से आग उत्पन्न करना, कुठार व कुल्हाड़ का प्रयोग और कुदाल से मिट्टी उसेलना सीखा। परंतु वर्तमान कालीन जो स्थानांतरण खेती में पत्थर के उपकरणों के स्थान पर लोहे के औजारों जैसे भूमि विदारक छड़ी, कुदाल, दावन, हल व चाकू आदि उपयोग में लाए जाते हैं। स्थानांतरण खेती की मैं बात करूं तो उपयोग ये आदिकालीन व्यवस्था में उपयोग ली जाने वाली है और मुख्यतः ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों और घनी झाड़ियों के क्षेत्रों में प्रचलित, जैसे मध्य अफ्रीका, मध्य अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया में देखने को मिलती है। कृषि की इस व्यवस्था में हम ये देखते हैं कि किसान केवल अपने परिवार के लिए ही अन्न उत्पन्न करता है। थोड़े बहुत अधिक अनाज उत्पन्न का प्रयोग किसान वस्तु की अदला बदली अथवा जिसको वस्तु विनिमय कह सकते हैं के रूप में उपयोग करता है। कभी कभी ये समीप के बाजार में जाकर उसे बेचकर नकदी भी कमा लेते हैं। इस तरह की व्यवस्था और इस जो व्यवस्था में लगी जनसंख्या है वो मुख्य रूप से एक प्रकार से स्वयंजीवी और आर्थिक रूप से मुख्य रूप से ये स्वतंत्र होती है। यह अर्थ व्यवस्था है जिसमें प्रगति का अवसर इसमें कोई भी किसी भी तरह का मुख्य रूप से नहीं दिखाई देता। ये अपने केवल जीवनयापन के लिए कृषि मुख्य रूप से करते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में स्थानांतरण कृषि को कई अलग अलग नामों से भिन्न भिन्न भागों में पुकारा जाता है। जैसे कई जगह यहाँ काटो व जलाओ, दूसरा झाड़ झंकार परत है वाली खेती भूमि के रूप में भी जाना जाता है। इंडोनेशिया में इसे लदांग, फिलीपाइंस में कंजिन्स, मैक्सिमो अमेरिका में मिल्पा, मध्य अमेरिका में मिल्पा, वियतनाम में रे, वेनेजुएला में कोनेको, ब्राज़ील में रोका और मध्य अफ्रीका व कांगो में मासूल आदि ऐसे कई ऐसे नाम हैं जिनके नाम से इसको मुख्य रूप से पुकारा जाता है। मंचूरिया, कोरिया और दक्षिणी पश्चिमी चीन की पहाड़ियों में भी ये प्रचलित है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों में ये बात करूँ तो झूम अथवा झूम, उड़ीसा में पोदू, डाबी, कोमा अथवा ब्रंग, पश्चिमी घाटों में बात करें तो कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बात करें तो वालरा और मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में पेदा, वेबर अथवा दहिया और देपा अथवा कुंवारी कई नामों से ये मुख्य रूप से जानी जाती है। अब इस कृषि की कुछ विशेषताओं की मैं बात करूं तो ये फसलों के हेरफेर के स्थान पर खेतों का हेरफेर करना, बैल व खाद का प्रयोग न करना, मानव श्रम का उपयोग करना और बीजों का अथवा हाथ छड़ी से बोना, कुदाल का प्रयोग और थोड़े थोड़े समय अथवा अंतराल के लिए ही भूमि ग्रहण करना तथा लंबी अवधि के लिए परत भूमि छोड़ देना आदि इनकी इस कृषि की प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है। 2-3 वर्षों के उपरांत ये खेतों को छोड़कर किसान अन्यंत्र स्थानांतरित हो जाते हैं तथा खेती के लिए नवीन भूमि अधिग्रहण करते हैं। इसलिए यह व्यवस्था स्थानांतरित कृषि के नाम से विख्यात है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वासभूमि होम सीड्स भी स्थानांतरित होते हैं। प्राय किसान वासभूमि क्षेत्र नहीं छोड़ते हैं। अन्य इसकी वन भूमि और वन संसाधनों के उपयोग की हम बात करें तो इनके पास में अल्प विकसित तकनीकी है और ये प्रदेश में पारिस्थितिकी, वहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज के मध्य गूढ़ संबंधों का भी प्रतिनिधित्व करती है। झूम के खेतों व इर्द गिर्द के वन तथा प्राकृतिक क्षेत्र हैं उन पर ये निर्भर जनसंख्या के जीवन निर्वाह के दो विकल्प प्रस्तुत करते हैं। झूम फसल अच्छी होने की दशा में वहाँ के वनों से खाद्य सामग्री उपलब्ध की जा सकती है। इसके अतिरिक्त भी स्थानांतरण कृषक सुअर पालते हैं और साग सब्जी के कचरे और निम्न कोटि के जो अनाज जैसी खाद्य सामग्री पर मुख्य रूप से निर्भर करते हैं।
इस व्यवस्था में हम देखते हैं कि सामाजिक संगठन का निर्माण सामुदायिक स्वामित्व की संकल्पना पर मुख्य रूप से आधारित होता है। लोग सामुदायिक रूप से सहभागी बनकर सांप्रदायिक उत्तरदायित्व को निभाते हैं। इनमें प्रत्येक की क्षमता अनुसार प्राप्त कर उसकी आवश्यकता अनुसार प्रदान करना जीवन का मूल मंत्र होता है। स्थानांतरण कृषकों के समाज में बड़े बूढ़े कमजोर नर नारी विधवा बच्चों आदि सभी को समान हिस्सा मिलता है और समाज के सभी व्यक्ति अपनी शारीरिक और बौद्धिक योग्यताओं के अनुरूप अपना योगदान अदा करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उत्तर पूर्वी पहाड़ी भागों में जूमिंग जो है प्रमुख आर्थिक क्रिया है। यहाँ 86% से अधिक जनसंख्या पहाड़ी भागों में बसी स्थानांतरण कृषि पर मुख्य रूप से निर्भर करती है। सन 1980 में हम यहाँ देखते हैं कि लगभग 1326,000 हेक्टेयर भूमि पर झूमिंग कृषि होती थी, जो 1990 में बढ़कर 1865,000 हेक्टेयर तक जा पहुंची। इसी तरह हम दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थानांतरण खेती का देखें तो मुख्य रूप से जो इसके अंतर उत्तर पूर्व भारत में है और इसमें मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा की विस्तृत क्षेत्र झूम कृषि द्वारा उचित रूप से प्रभावित है। फिर हम देखते हैं कि जो मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेश की ये असम है, मणिपुर है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानांतरण जो कृषि है बहुतायत में प्रचलित है और उष्ण कटिबंधीय जगत की लगभग सभी और विशेषतः भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेश में स्थानांतरण जो कृषि है निम्न चरणों में मुख्य रूप से की जाती है। जैसे जंगल की पहाड़ी भूमि का चयन करना, जंगल की कटाई व भूमि साफ करना, जंगल की सूखी लकड़ी जलाकर राख करना, भूमि पूजा व बलि देना, बीज बोना, झाड़ झंकार कचरा आदि हटाकर फसलों की सुरक्षा करना, कटाई और भूसी निकालना, आमोद प्रमोद हर्ष उत्सव व भोज करना, परत भूमि छोड़ना आदि इस तरह की जो क्रियाएं हैं इस स्थानांतरण कृषि के साथ मुख्य रूप से जुड़ी हुई होती है और ये अपने आप को इसमें सम्मिलित करते हुए अपनी कृषि कार्य करते हैं और आर्थिक गतिविधियों में ये लगे रहते हैं। वैसे इनका विशेष तौर से जो बाहरी आर्थिक गतिविधि होते हैं इनसे कोई किसी भी तरह का संपर्क नहीं के बराबर होता है। सामान्यतः हम इनको देखते हैं कि जो इनके खेत हैं पहाड़ी और उसके समीप अथवा जंगल में ये खोजे जाते हैं। गांव के बड़े बूढ़े वयस्क जन जाति के जो गणमान्य नेता दिसंबर और जनवरी मास में भूमि का चयन करते हैं और उसके बाद में मिट्टी के रंग के कण के आकार की जांच कर उसकी उर्वरता की जांच मुख्य रूप से ये करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ जनजाति के समस्त समुदाय सामूहिक रूप से चयनित भूमि को साफ करते हैं और कुछ अन्य जातियों में भूमि की सफाई परिवार जिसे भूमि निर्धारित की है सफाई करता है। भूमि का जो निर्धारण है वो परिवार के आकार और कार्य करने वाले सदस्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। भिन्न भिन्न जातियों हैं, प्रदेश हैं और राज्यों में क्षेत्रफल के प्रति परिवार को आधे हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर के बीच विभिन्न क्षेत्रफल का निर्धारण देखा जाता है। फिर ये लोग झाड़ियाँ हैं, वृक्षों की टहनियाँ, इनकी कटाई सफाई कर इनको सूखने देते हैं। इनमें 1 महीने से अधिक का लगभग समय इनको श्रम करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि पुराने जो स्थानीय औजार हैं उसकी सहायता से सफाई निराई की जाती है। फिर ये सूर्य झाड़ झंकार को मार्च के महीने में आग लगा देते हैं। कचरे पूरे जंगल में न फैले इसका ध्यान रखते हैं। अब जले कचरे को एक स्थान पर पूर्णतः जलाने तो ये जमा कर देते हैं। इसके बाद में ये आग है कीटाणु कचरे आदि घास को नष्ट कर देती है। मानसूनी वर्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही मार्च में राख को फैलाकर बीज बोने का कार्य हाथ से ये लोग पूरा करते हैं। फिर बीज बोने की जो क्रिया प्रारंभ करने से पूर्व देवी देवताओं की मनोती मना दुरात्माओं हटाने व नष्ट करने हेतु बलि भी दी जाती है, जिससे कि फसल अच्छी हो सके और परिवार की सुख शांति बनी रहे। गारो खासी की पहाड़ियों के अंदरूनी भागों में हमेशा मुख्य रूप से देखते हैं कि अंधविश्वास काफ़ी ज़्यादा है। अधकटे गले वाला चलता फिरका मुर्गा खेत में यदि दाईं ओर गिर कर प्राण त्याग दे तो उसकी उपज बहुत अच्छी होती है और परिवार संपन्न बनता है, परंतु ये बलि देना धीरे धीरे कम होता भी जा रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि बीज बोने वाले दिन जो समस्त गांवों के लिए त्यौहार जैसा माहौल होता है। प्रत्येक परिवार के पुरुष सदस्य प्रातः ही झूम खेत पर पहुंचते हैं और मिट्टी उसेलने की छड़ी तैयार करते हैं। बीज बिखेर कर हाथों से बोए जाते हैं। इस तरह के काम लगभग ये करते हैं और फिर धीरे धीरे जब उनमें अंगूठों से ये अपना फसल की बुआई के उपरांत किसान बहुत कम देखभाल करता है और यदा कदा जंगली घास फूस कचरा आदि निराई के अतिरिक्त कुछ नहीं करते हैं। फसलों को जीव जंतु और जानवर सुरक्षित रखने हेतु बांस की बाड़ की खेत करते हैं। अनेक ऐसी झूमियाँ तो खेत में फसल की निगरानी के लिए झोंपड़ा भी निर्मित कर लेते हैं।
इस तरह ये जो झूम खेती है मुख्य रूप से हम इसको देखते हैं और इसकी ये हेर फेर करने की सुविधाएं होती है। अब हम ये देखते हैं कि स्थानांतरण खेती की कौन कौन सी समस्याएं हैं और इसका आने वाले निकट भविष्य में क्या इसकी संभावनाएं बनती है। हम देखते हैं कि जंगलों को साफ कर भूमि अधिग्रहण प्राथमिकता इनकी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पेड़ों की कटाई है, झाड़ झंकाड़ की सफाई से मिट्टी उत्पादन क्रिया में वृद्धि आती है और वर्षा में घटत बढ़त तथा अनिश्चितता पैदा होती है। यही नहीं, अकाल और बाढ़ का भय भी इनमें उत्पन्न हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि समस्त रूप में मिट्टी की उर्वरता का ह्रास होते जाना महत्वपूर्ण प्रभाव देखने में आता है। पारिस्थितिकी व्यवस्था भी समायोजन के प्रति अपनी जो लचीली विशेषता है इनको निरंतर घटाती जाती है। अतः वहाँ की जो स्थानांतरण खेती पर निर्भर जनसंख्या को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे खाद्य सामग्री, ईंधन और पशुओं के चारे की कमी से पीड़ित होते रहते हैं। पोषण का स्तर भी गिरता जाता है और इस प्रकार इनकी जो प्रक्रिया की परिणति है सामाजिक गरीबी और पारिस्थितिकी असंतुलन में होती रहती है। फिर हम देखते हैं कि जैविक समूह और मिट्टी अपर्दन पर स्थानांतरण खेती का प्रभाव, इससे ये प्रकट होता है कि स्थानांतरण खेती का चक्र है सिकुड़ता जा रहा है और जैविक समूह जिस पर मिट्टी हुम्स आधारित है क्षय होती जा रही है और जैव विविधता में पर्याप्त कमी भी आती जा रही है। निर्वाह कृषि इससे लुप्त होती जाती है और बड़े बड़े कृषकों को भूमि अधिग्रहण का अवसर भी मिल जाता है और वे श्रमिकों को काम में जुटाकर आराम कर देते हैं। परिणामतः सब कुछ वहाँ की बसी जनसंख्या के जनजीवन समाज के विपरीत घटित होता है। फिर हम लोग इसमें देखते हैं कि जो झूमी खेती की जाती है इसके अंतर्गत भूमि प्राय तीव्र ढाल की होती है। यहाँ स्थायी स्थिर कृषि का विकास सरलता से संभव नहीं है। वस्तुतः झूमिंग जीवन यापन का एक हिस्सा है जो प्रदेश की प्राकृतिक आकृति में स्वाभाविक रूप से विशेष पारिस्थितिक व्यवस्था में विकसित हुआ है। यह जानते हुए कि झूमिंग के प्रभाव प्रतिकूल होते हैं, खेती की व्यवस्था जीविकोपार्जन के लिए मुख्य रूप से अपनाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि झूमिंग व्यवस्था के में लाभ हानियों के मूल्यांकन के उपरांत यह निश्चित है कि इसे पूर्णतः त्यागा नहीं जा सकता। इसे अधिक उत्पादक बनाकर प्रदेश में झूमियों की बढ़ती जनसंख्या के पोषण को अच्छा स्तर प्रदान करने हेतु प्रयास करने चाहिए। इस परिवर्तन के लिए यह आवश्यक भी होता है कि झूमियों को ऐसी भूमि खेती के लिए दीजिए जहां वह स्थायी रूप से लाभ अर्जित कर सके। फिर हम देखते हैं कि स्थानांतरण खेती के अनिश्चित जीवन यापन से झूमियों का ध्यान हटाकर ऐसे फसल प्रारूपों की ओर आकर्षित करना होगा जिसका उत्पादन अच्छी लागत द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक उत्पादन कर सके और ये आर्थिक लाभ दिलाने वाली नवीन फसलों का विकास कर पहाड़ी क्षेत्रों में दूर दराज वाले अलग थलग स्थित खेतों पर पहुंचाकर स्फुरण संभव बनाया जा सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्थानांतरण खेती को दोषों से जो इसमें दोष होते हैं उनको राहत दिलाने के लिए प्रमुख दृष्टिकोण कृषि झूमिंग जो भूमि होती है उसको स्थानांतरण खेतों में परिवर्तित करनी चाहिए। पहाड़ी भागों में सीढ़ीदार खेतों का निर्माण कर व विकास कर खेती की क्रिया को स्थायी बनाने और फार्मों को स्थानबद्ध करने का एक सामान्य उपाय करना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि समतल खेतों के विकास में अनेक तकनीकी आर्थिक समस्याएं हैं। यह तकनीकी खर्चीली होने के साथ साथ सिंचाई की उपयुक्त सुविधा भी चाहते हैं। पहाड़ी भागों में सरलता से ये उपलब्ध नहीं हो सकती। इसी तरह हम देखते हैं कि सीढ़ीदार ढाल के विकास के लिए ढाल की सीमा निर्धारित करना धरातल की बिना जांच पड़ताल किए कठिन है। साधारणतः 20 अंशों के ढाल पर सीढ़ियों का निर्माण किया जाना चाहिए, परंतु तीव्र ढाल के क्षेत्रों में सीढ़ियां निर्माण आंशिक रूप से किया जा सकता है। इसके अलावा खाद के प्रयोग, फसलों के हेर फेर के तौर तरीके, एक बार यदि मिट्टी की उर्वरता विकसित कर भूमि को संवार लिया जाता है तो स्थानांतरण व्यवस्था धीरे धीरे स्थायी व्यवस्था में भी परिवर्तित की जा सकती है। इस तरह हम देखते हैं कि स्थानांतरण खेती है जनजातीय समुदाय के जीवन जीने का विधान बन चुकी है और अनेक रीति रिवाज से जुड़ चुकी है। जलवायु, धरातल का स्वरूप, उनके खाने पीने की आदतें, उनकी दैनिक आवश्यकताएं, उनका आत्मविश्वास सभी का योग करके उनकी खेती करने की व्यवस्था का एक अंग है। इस तरह हम देखते हैं कि आदिकालीन जो समाज का समस्त खेल है उनके अन्य उत्पादन साधनों में मुख्य रूप से जुड़ा हुआ होता है। उनका जीवन दर्शन, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाएं, तीज त्यौहार, नवयुवक और युवतियों की जीवन शैली, प्रशिक्षण आदि सभी कुछ झूमिंग अर्थव्यवस्था की ही एक उपज है। इसलिए अनेक नवीन और आधुनिक उपाय उनकी खेती व्यवस्था में परिवर्तन करने में सांस्कृतिक दृष्टि से
ग्राह्य नहीं हो सकते। अभी भी जनजातीय क्षेत्रों में जनसंख्या को संस्कारित बनाने की प्रक्रिया को क्रियान्वयन हेतु व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करना बहुत कुछ बाकी है। स्थानांतरण से स्थायी व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्रियान्वयन हेतु विकसित की जानी चाहिए। झूम व्यवस्था को बदलने का आमूल व क्रांतिकारी दृष्टिकोण संभवतः रीति रिवाजों में जकड़े उस आदिकालीन समाज के लोगों को स्वीकार नहीं हो सकता, इसलिए उनमें धीरे धीरे परिवर्तन करने की संभावना को विकसित किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इस स्थानांतरण खेती से उत्पन्न जो पर्यावरणीय अधोक्षति होती है उसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। हम देखते हैं कि उपयुक्त और व्यवहार में लाने योग्य दिशा निर्देश और नीतियां विकसित कर किसानों को ऐसी तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन किया जाए जो पारिस्थितिकी जन्य अनुकूल और हितकर हो। विविध प्रकार की भूमि उपयोग द्वारा खाद्यान्नों की वृद्धि से वनवासियों की दशा में सुधार लाया जा सकता है। जैव विविधता की सुरक्षा और जनन संसाधनों के अधिक अच्छे उपयोग हेतु आश्वस्त होना चाहिए। मिट्टी की उत्पादकता में वृद्धि के लिए ग्रीन हाउस गैसों के निकास में कमी हेतु मिट्टी में कार्बन संग्रहित करना, परत की अवधि में निरंतर कमी करना तथा फसलों के लंबे चक्र में सुधार लाकर मिट्टी में जैव पदार्थों व पौध जैव द्रव्यमान में वृद्धि लाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि सभी स्तरों पर स्थानीय व्यक्तियों की सहभागिता जैसे अनुसंधान क्रिया व निर्णय लेने की स्थितियों में लेना आवश्यक है। फिर हम देखते हैं कि स्थानीय देसी ज्ञान को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों और विशेषज्ञों से मिला जुला कर प्रयोग में लाना जाए, जिससे कि इनमें जो इनके हानि पर्यावरणीय जो क्षति है उसको कम से कम किया जा सके। कृषि विपणन और आर्थिक सहायता का सदुपयोग करने के लिए उपयुक्त व्यूह रचना इनके लिए तैयार की जाए। मिट्टी अपरदन और जल प्रवाह अपवाह को रोकने हेतु जीवाणु अवरोधों को प्रकल्पित किया जाए। फिर हम देखते हैं कि अजैविक रासायनिक उर्वरकों के खर्चों में कमी करने हेतु मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि लाने के लिए वृक्ष, फसल, चारागाह व्यवस्थाओं का विकास और पोषक चक्र स्थापित किया जाए। और इसी तरह हम देखते हैं कि अवक्रमित भूमि उद्धरण करने के लिए नीतिगत विकल्पों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अतः इन उपायों को सामूहिक रूप से प्रयोग में यदि लाया जाए तो कालांतर में स्थानांतरण खेती में लगे किसानों की जो सामाजिक आर्थिक दशाओं में तो सुधार आएगा ही, साथ ही पर्यावरण व पारिस्थितिक दीर्घकाल तक संरक्षण संभव हो सकेगा। धन्यवाद।